इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं पर डे, पर वो 10 घंटे पढ़ने के बाद नॉलेज की डिलीवरी करना भूल जाते हैं, या वो जो नॉलेज गेन करते हैं उसको कॉपी पे और किताब पे लिखना नहीं जानते। रीज़न उसका सिंपल है, वो पढ़ने में ध्यान देते हैं। अब एक सिंपल सा जवाब आप दीजिएगा मुझे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 400 मीटर का रेस दौड़ना है ओलंपिक्स में, अब ओलंपिक्स 4 साल बाद है, क्या करने से आप उस रेस में जीतोगे? ऑब्वियस आंसर इज दौड़ने से। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को क्लास में और टेस्ट सीरीज में यही बात समझाता हूं कि जो चीज आपको करनी है ना, उसको प्रैक्टिस करना ही होगा, तभी ये एग्जाम क्लियर होगा। अगर हम सिर्फ नॉलेज गेन करते रहे, पढ़ते रहे और उस नॉलेज को हमने पेपर पे प्रेजेंट नहीं किया, तो हम एग्जामिनेशन हॉल में कैसे लिखेंगे? आज का ये वीडियो, जो कि 6th वीडियो है हमारी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की सीरीज का, आई होप आपने पहले 5 देख लिए होंगे। नहीं भी देखे हैं तो ये वीडियो उनसे लिंक्ड नहीं है, बट इस वीडियो के बाद आप उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आंसर राइटिंग, मतलब एग्जैक्टली जब यूपीएससी आपके दिमाग से खेलता है तो आप एक एग्जामिनर के दिमाग को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, कैसे उस एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उसके दिमाग में घुसकर एक चीजें समझ सकते हो कि एग्जैक्टली यूपीएससी को क्या चाहिए। जब भी हम यूपीएससी के एग्जाम की बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो एक जर्नलिस्ट एग्जाम नहीं है। यहां पर एक चीज ये ध्यान देने की है कि जो आपकी कॉपी इवेल्युएट करते हैं वो प्रोफेसर हैं, कहाँ के? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, IGI-DR के, इवन IIMs के, जो एक प्योर एकेडमिक्स आंसर चाहते हैं लिंक्ड विथ करंट इकोनॉमिक इश्यूज। मतलब वो एक बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहते, वो एक एनालिटिकल माइंड चाहते हैं जो आगे जाके देश की अर्थव्यवस्था को संभाल सके, इंडियन इकोनॉमी को मैनेज कर सके। आज के इस वीडियो में हम 3-4 चीजें समझेंगे। क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे प्रिसीजन से आपको आंसर लिखना है, डायग्राम्स का क्या रोल है, कैसे ऐड करना है, कहां पे होते हैं, और एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझेंगे। ये 4 के अलावा इसके और भी इन डेप्थ चीजें जिसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने एक ई बुक बनाई है, आंसर राइटिंग ई बुक। वो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट नंबर दिया है 7880 वाला, उस पर आप मांग सकते हैं, आपको मिल जाएगा तुरंत। पर पहले यहां फोकस करते हैं। ठीक है, मोस्ट IAS एस्पिरेंट्स लूज मार्क्स इन आंसर। तो हमको नॉलेज होती है बट लिखते टाइम मार्क्स चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज इज नॉट द प्रॉब्लम। आपके पास भरपूर नॉलेज है, पर जब भी आप आंसर लिखेंगे आपको लगेगा कि जो आंसर में लिखा है इससे ज्यादा मुझे आता है। क्यों होता है और कैसे होता है, आज हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मोस्ट एस्पिरेंट्स नो द सिलेबस। सबको सिलेबस पता है, सबको पता है कि एग्जाम में करना क्या है, बट फिर भी हम क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, कैसे दिए जाते हैं समझते हैं। होता क्या है एग्जैक्टली, जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ता है तो वो कॉपी में ना एक जर्नलिस्ट आंसर लिखा रहता है, जैसे MA लेवल में लिख दिया, या यूपीएससी के जनरल स्टडीज के आंसर जैसा लिख दिया, या फिर कोई और एग्जामिनेशन जो आपने दिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, ग्रेजुएशन का हो, आप उसकी तरह आंसर लिख देते हो। यहां पर जो आंसर चाहिए वो स्पेशलिस्ट आंसर चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि एक एनालिस्ट या इकोनॉमिस्ट से मैं बात कर रहा हूं, ना कि एक एस्पिरेंट से। मैं आपको काफी सारे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के एग्जाम्पल भी दूंगा। पहले समझते हैं क्या है आपका आंसर। सबसे पहले 3 मिनट मैक्सिमम में चीजों में स्कैन हो जाना चाहिए। अगर आपका आंसर स्कैन नहीं हो सकता, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर उठाया, उसको स्कैन करके देखा कंटेंट कहाँ है, अगर एग्जामिनर को मेहनत करनी पड़ रही है आपके आंसर में, तो आप मार्क्स वहीं लूज कर चुके हो ऑलरेडी। मतलब आपको ऐसा प्रेजेंट करके देना है कि ये 4 की पॉइंट्स हैं, आप देखो और मार्क्स दो। क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपीज होती है, वो मैक्सिमम 120 सेकेंड से 180 सेकेंड पर आंसर वो फोकस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन डिसाइड्स हाफ ऑफ द मार्क्स। यहां से समझते हैं चीजों को। पहला इंप्रेशन ही होता है जो आधे नंबर का असर ला देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने Y को इनकम से रिप्रेजेंट किया, R को मान लीजिए आपने इंटरेस्ट रेट से रिप्रेजेंट किया, या फिर जो भी एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ में यूज किया, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इनको चीजें पता है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपका इंप्रेशन ऑन टॉप पढ़ने वाला है।
IAS इज नॉट अ नॉलेज कॉन्टेस्ट, इट्स अ कम्युनिकेशन टेस्ट। किसको कितनी नॉलेज है सिर्फ इसका टेस्ट नहीं है। ये तो नॉलेज सभी को है जो एग्जाम लिख रहे हैं, पूरे 6 पेपर तक सरवाइव कर रहे हैं 3 दिन में, उनको नॉलेज तो है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर कौन अपनी नॉलेज दिमाग से कागज पे ला पाता है, वही असली खेल है। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक आईएएस का आंसर कैसे इवैल्यूएट होता है, कैसे चेक होता है, क्योंकि हमको पहले समझना पड़ेगा कि गेम के रूल्स क्या है। ठीक है, एग्जामिनर के दिमाग में घुस के देखते हैं क्या है। पहला है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जब भी एग्जामिनर आपको कोई भी सवाल पूछेगा, सबसे पहले देखा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मॉडल में। अब अजम्पशंस हैं, इंपॉर्टेंट है, क्या आपको क्लैरिटी है उन अजम्पशंस की? अगर मैं फिलिप्स कर्व की बात करूं तो शॉर्ट रन में वो कैसे बिहेव करता है और लॉन्ग रन में वर्टिकल क्यों हो जाता है, ये होते हैं कॉन्सेप्ट्स। क्या फिलिप्स कर्व एप्लीकेबल है इंडियन इकोनॉमी में भी, कि जब इनवर्स रिलेशन होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, तो क्या इंडियन इकोनॉमी भी वैसे बिहेव करती है? ये होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरा है लॉजिकल फ्लो, किस तरह से होगा चीजें। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, इसका मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ी। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ, क्रेडिट बढ़ा, मतलब क्रेडिट सस्ता होगा, लोन सस्ते होंगे तो क्रेडिट बढ़ेगा, ज्यादा लोग लोन लेंगे, और वो ज्यादा लोग लोन लेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या इंपैक्ट हुआ, ये हो गया लॉजिकल फ्लो, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी पॉइंट से सी पॉइंट, सी पॉइंट से डी पॉइंट, ये होता है लॉजिकल फ्लो। फिर है करेक्ट अजम्पशंस, जैसे मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं मुंडल फ्लेमिंग मॉडल पे ही बना है। पर मुंडल फ्लेमिंग मॉडल कहता है कि जो कैपिटल का फ्लोटिंग है, कैपिटल इधर से उधर घूमती है, वो फ्रीली मूव हो सकती है। अब ये एक अजम्पशन है, अब ये अजम्पशन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये बहुत जरूरी है जब भी आप आंसर लिखो। डायग्राम और मैथ्स की बात करते हैं। डायग्राम और मैथ्स में बहुत ही सिंपल सी चीज है, जब आपको डायग्राम बनाना है तभी आप बनाओ, अननेसेसरी डायग्राम को स्टफ करने की कोशिश मत करो। जहां पे भी मैथमेटिक्स की इक्वेशन से आपके वर्ड्स बच रहे हैं या आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो उनको जरूर ऐड करो। अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो लिखना ही है, पर अननेसेसरी स्टफिंग करने से कोई मतलब नहीं है। कई स्टूडेंट्स को मैंने कॉपी इवेल्युएट करते टाइम देखा है, जब मैं टेस्ट सीरीज की कॉपीज इवेल्युएट कर रहा था तो उन्होंने क्या किया, पहले डायग्राम बना दिया, फिर उसी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया और उसी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड उसकी थ्योरी भी लिख दी। अब डायग्राम, उसकी लेबलिंग और एक्सप्लेनेशन तो ठीक था, पर उसी सेम डायग्राम को थ्योरी में एक्सप्लेन करना, मतलब या तो उनके पास कंटेंट शॉर्ट में था या फिर उनको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या लिखना है। ठीक है, फिर आ जाता है लास्ट, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए फिस्कल पॉलिसी ने इनकम टैक्स के रेट कम किए, मतलब ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम हो गई। अब ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम हो गई मतलब इकोनॉमी में पैसा फिर से आएगा, लोगों की जेब में पैसा होगा तो लोग खर्चा करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो सेविंग करेंगे, सेविंग करेंगे तो बैंक के पास पैसा होगा, बैंक के लोनेबल फंड्स बन जाएंगे, मतलब बैंक ज्यादा लोन दे सकेंगे। तो सिंपल है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब एग्जामिनर क्या चीजें इग्नोर करता है, अगर आप लंबे लंबे आंसर लिखो, लेंथ है आपके आंसर्स में, डेकोरेटिव लैंग्वेज यूज कर ली। डेकोरेटिव लैंग्वेज का इन सिंपल सेंस है कि हम जो मुद्दे की बात है उससे हटके दूसरी चीजों की बात करें, सिर्फ हमने जार्गन्स यूज कर लिया, उसका कोई मीनिंग नहीं निकला, वो भी डेकोरेटिव लैंग्वेज में आता है। फिर आ जाता है स्टोरी टेलिंग इंट्रोस। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कीन्स की बात करते हैं। अगर कीन्स की बात करिए और उसमें आपको मान लीजिए फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड बात है, और फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है, आपने कीन्स की हिस्ट्री से लिखना शुरू किया, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मल्टीप्लायर की बात है तो सिर्फ मल्टीप्लायर की बात करो, या फिर एडम स्मिथ की कोई बात है तो उसकी बुक से स्टार्ट किया कि भाई 1776 में एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें ये मेंशन था। और फिर उसके बाद आप मुद्दे पे आते हो जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। तो इस टाइप की चीजें नहीं करनी है इंट्रोडक्शन में, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंप्रेशन है। तो क्लियर थिंकिंग रिफ्लेक्ट्स क्लियर प्रिपरेशन, जितनी क्लैरिटी आपके दिमाग में होगी उतनी क्लैरिटी रिफ्लेक्ट होगी आंसर पे।
अब एक आइडियल आईईएस का आंसर कैसा होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है 20 मार्क्स का, ये हम देखते हैं। क्योंकि पिछले कई वीडियो में हमने माइक्रो भी डिस्कस किया, मैक्रो, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मेजरली चीजें डिस्कस की। अब हम स्ट्रक्चर यहां पर देखना चाहते हैं जो कि नॉन नेगोशिएबल है, मतलब वो होना ही चाहिए इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आंसर राइटिंग का पीडीएफ है ना, उससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन है। मैंने उस ई बुक में ये भी बताया कि एक जेनरिक इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, एक स्टूडेंट सेंट्रिक सेमेस्टर एग्जाम इंट्रोडक्शन, एग्जाम लेवल, एक्सपर्ट लेवल, एक ही क्वेश्चन के 4 इंट्रोडक्शन लिख के बताया। अभी इस वीडियो में कंक्लूजन बताऊंगा, क्योंकि जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं ना तो इसको थोड़ा टाइम मिलता है। अभी जो चीज मैं आपको 20 मिनट्स में बता रहा हूँ वहां 20 आवर्स में होती है, तो थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा, बट फॉर द टाइमिंग आप चीजों को समझो। ठीक है, फ्लो कैसा होना चाहिए आंसर का, स्ट्रक्चर का, कॉन्टेक्स्ट और अजम्पशंस की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एग्जांपल लेते हैं। 2x2x2 मॉडल है हेक्सचर ओलिन का। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मतलब 2 कंट्री, 2 फैक्टर एंड 2 प्रोडक्ट। अब वो कॉन्टेक्स्ट आपने सेट करना है जो भी एग्जाम में पूछा गया है सवाल, उसके हिसाब से। फिर जो मॉडल है, कोर मॉडल कॉन्सेप्ट आपको समझाने हैं, जैसे फैक्टर एंडाउमेंट यहां समझा दिया, ग्राफ बना दिया। फिर उसका एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन देना है, मतलब एनालिसिस करते हुए कि भाई हेक्सचर ओलिन ने ऐसा कहा था पर ऐसा हुआ नहीं, तो लियोन्टिफ पैराडॉक्स ने उसके अगेंस्ट कुछ कहा भी, तो ये हो गया एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन। फिर डायग्राम और मैथ की बात कर दी, मतलब वहीं पर इनको ऐड करना है जहां पे वैल्यू मिले, अननेसेसरी स्टफिंग नहीं करनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है इवैल्यूएट और दूसरे क्वेश्चन में पूछा जाता है डिराइव। अब यहां पे मैथ्स का कैसे यूज करना है मैं आपको, जब इवैल्यूएट पूछा जाए ना तो थ्योरी ज्यादा लिखनी है और मैथ्स से उसको सपोर्ट करना है। पर वहीं पर अगर आपका डिराइव वर्ड है क्वेश्चन में तो आपको मैथमेटिक्स ज्यादा लिखनी है और उसके सपोर्ट में थ्योरी लिखनी है। आई होप आप दोनों में डिफरेंस समझ गए हो, नहीं होगा 10 सेकंड पीछे करके फिर से सुन लेना। तो कहां पे कितना सपोर्ट चाहिए वो क्वेश्चन का डायरेक्टिव बताता है। मेरे पास क्वेश्चन 20-25 डायरेक्टिव है और उस किस में क्या लिखना है वो भी है। इफ यू वांट दैट तो अगेन सपोर्ट नंबर पे आप मैसेज डाल देना, आपको व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा। फिर इंटरप्रिटेशन और इंप्लीकेशन की बात करते हैं, मतलब जब हमने कोई थ्योरी दे दी तो उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। 2008 की सब प्राइम क्राइसिस के बाद या 2019 कोविड-19 के बाद जब इकोनॉमी में स्टिमुलस आया तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला। आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट और पीएलआई स्कीम, इसका क्या इंप्लीकेशन है। एक्सपोर्ट्स हमारे बूस्ट हो गए, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो गई, डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स की इनकम ग्रो कर गई, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ एमएसएमई पे, एमएसएमई की डेफिनेशन बढ़ाई गई जिससे कि कंपनी को ग्रो करने के लिए स्कोप मिला। पहले एमएसएमई की डेफिनेशन के अंदर आने के लिए कंपनी छोटी बनी रहती थी, वहीं यूएस की बात करूं तो 7 साल में एक एमएसएमई एमएनसी बन जाती है और अपने यहाँ 35 साल की एमएसएमई है। मतलब इमेजिन करो 35 साल का बच्चा, कैसे डील करोगे आप उसके साथ, वो एमएनसी बन ही नहीं पाया। तो कई सारी चीजें इंटरप्रिटेशन और इंप्लीकेशन से भी होती हैं। ठीक है, फिर लास्ट में आ जाता है क्रिस्प कंक्लूजन, इसको समझते हैं। ठीक है, अब जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं, दे जस्ट रिपीट द टेक्स्ट, लाइक फॉर एग्जांपल दस फिस्कल पॉलिसी इज इफेक्टिव एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, मतलब जो चीज ऊपर बोली थी लगभग उसी के समरी लिख दिया। बट एक टॉपर कैसे लिखेगा इसको, fiscal policy in 2008 is contingent on LM curve to cure the crisis of 2008 economic slowdown in US। समझ रहे हो, यहां मैंने वर्ड यूज किए, फिस्कल पॉलिसी, LM कर्व है ना, इकोनॉमिक रिवाइवल, 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस। मैंने वर्ड्स को यूज करके अपनी नॉलेज अच्छे से प्रेजेंट की, जिससे कि जब कंक्लूजन एग्जामिनर पढ़ेगा ना उसके बाद ही मार्क्स देता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अलोन कैन ऐड 5 to 6 मार्क्स। आप देख सकते हो 20 नंबर के क्वेश्चन में 5 से 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं अगर आप ये प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करो तो। ठीक है, अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे। लेस इज मोर ऑलवेज। Introduction must be indicative in nature. What is indicative in nature? I always tell in the class. People ask me, sir, what is indicative?
लेट्स टेक वन एग्जांपल, ठीक है। अब मनरेगा का नाम चेंज हुआ, वीबीजी रामजी योजना हो गया। अब नाम बदलने से क्या काम बदला है? हाँ, काम बदला है भाई। 100 दिन से 125 दिन हो गए। जो करप्शन और फेक बेनिफिशियरी का प्रॉब्लम था वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से कम करने की कोशिश की है सरकार ने। तो सरकार ने काफी चीजें चेंज की। अब मैं आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। मनरेगा हैज बीन सक्सेसफुल in curing the rural unemployment in India. Do you think a similar scheme like Manrega will be successful in urban areas in curing urban unemployment? अब ये सवाल है, ठीक है। मतलब पहले मैंने बताया मनरेगा सक्सेसफुल रहा है रूरल एरियाज में। क्या मनरेगा जैसी स्कीम अर्बन एरिया में अप्लाई की जाए तो क्या अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी? सपोज ये क्वेश्चन है। अब इसका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? लोग लिखेंगे हाँ मनरेगा 100 डेज था, उससे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, एसेट क्रिएशन हुआ रूरल। नहीं, ये सब नहीं चाहिए। वो खुद ही बोल रहा है कि मनरेगा सक्सेसफुल है। मतलब जो पहली लाइन है ना क्वेश्चन की, उस पर ध्यान नहीं देना है, उस पर ध्यान नहीं देना। वो स्टेटमेंट है, वो बता रहा है कि कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अब उस कॉन्टेक्स्ट को क्या समझना है, उसको शुरू ऐसे करना है। अब आपको फोकस क्या करना है? अर्बन एरिया पे करना है, क्योंकि रूरल में तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। तो अर्बन एरिया में प्रॉब्लम क्या होती है? भाई मैं एक रिक्शा चलाता हूं, मेरी कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, पर मैं एम्प्लॉयड हूं। ऑन द अदर हैंड मान लीजिए एक और मेरे जैसा इंसान है, वो पीएचडी करा है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करा है, बट अनएम्प्लॉयड है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत अलग लेवल का हो गया। एक स्कीम दोनों को कैसे एड्रेस करेगी? ये प्रॉब्लम है जो हिडन है क्वेश्चन में। अब डू यू थिंक अ सिमिलर स्कीम, तो आप इंट्रोडक्शन को इंडिकेटिव बना दो। कैसे? आपको पहली 2 लाइन में ये क्लैरिटी देनी है कि आप वो क्वेश्चन समझ गए हो। फॉर एग्जाम्पल हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि क्योरिंग द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट विच इज हेट्रोजिनस इन नेचर। मतलब जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो होमोजिनस नहीं है, एक जैसा नहीं है, हेट्रोजिनस है, अलग अलग है। So a similar scheme like Manrega will not serve the purpose unless you do the following things. मतलब मनरेगा सक्सेसफुल रहा, वो जैसी स्कीम भी सक्सेसफुल रहेगी, बट कुछ मॉडिफिकेशन अर्बन एरियाज के हिसाब से करने पड़ेंगे। अब इंट्रोडक्शन क्या होगा? टू द पॉइंट हो गया, जहां हमने ये भी बता दिया कि हाँ हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट था, उसको एड्रेस करना ही नहीं था, वो कॉन्टेक्स्ट था। तो बच्चे यही कहीं ना कहीं गलती करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, 1 लाइन कॉन्टेक्स्ट, लॉन्ग डेफिनेशन। क्या चाहिए? 1 लाइन कॉन्टेक्स्ट चाहिए, लॉन्ग डेफिनेशन नहीं चाहिए, ठीक है। वो जो मैंने आपको बोला ना आंसर राइटिंग की ई बुक है, उसमें मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। आप सपोर्ट नंबर से उसको जरूर ले लेना और उसको पढ़ना। उसमें मैंने होमवर्क भी दिया है, आप वो होमवर्क को लिखोगे ना तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में इकोनॉमिक इंसाइट होनी चाहिए, पॉलिसी इंप्लीकेशन होना चाहिए, ना कि रिपीटेशन ऑफ बॉडी। जो मैंने अभी आपको फिस्कल पॉलिसी और 2008 सब प्राइम क्राइसिस का एग्जांपल दिया था, ठीक है। सो अंडर स्टैंडर्ड अजम्पशंस द पॉलिसी इफेक्ट वीकन्स इन द लॉन्ग रन इफ यू राइट समथिंग लाइक दिस। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं लोग लिखते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट में कीन्स की पूरी हिस्ट्री निकाल के लिखने लग जाते हैं। अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट का, क्राउडिंग आउट की बात करो ना, व्हाट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हो कि अगर क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है इकोनॉमी में तो क्या प्रॉब्लम होती है? प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद मार्केट में एक प्लेयर बन के उतरती है, पैसे बोरो करती है और इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है, जिससे कि लोनेबल फंड्स कम बचते हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो प्राइवेट सेक्टर वैसे ही हाथ खींच लेता है। ओके, तो ये क्राउडिंग आउट हो गया। तो इस तरह से अगर आप एग्जांपल्स और कंक्लूजन लिखोगे तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। यूज ऑफ डायग्राम इन मैथमेटिक्स, स्मार्ट नॉट ब्लाइंड, जहां जरूरत है वहां। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायग्राम बनाएंगे पर उसकी लेबलिंग नहीं करेंगे। अब भाई ये शिफ्ट हुआ तो क्यों हुआ? ये इक्विलिब्रियम 1 है, इक्विलिब्रियम 2 है, शिफ्ट होने से क्या है? इस एक्सिस पे क्या है, इस एक्सिस पे क्या है। और फिर इसके लिए एक लाइन लिखनी है, कैप्शन टाइप लिखना है कि इन दिस डायग्राम I have explained the shift of the IS curve due to autonomous investment, something like this। समझ रहे हैं? शिफ्ट हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब चीजें हमको इसको बतानी होती है। दैट्स ग्राफ, ठीक है। सो रिलेशनशिप, क्लैरिफिकेशन, दोनों एक्सेस पे क्या लिया हुआ है, वेलफेयर, कंपैरिजन,
So if a consumer is moving to another indifference curve, like for example Hicks and Slutsky, two types of substitution effect. If the question comes which one is better for the consumer, you will say Slutsky. क्यों? क्योंकि Slutsky indifference curve एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे छोड़ता है आफ्टर द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. फिर ट्रेड ऑफ का एक्सप्लेनेशन किया भाई, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो ट्रेड ऑफ किया लॉन्ग रन में क्यों वर्टिकल हो जाता है, क्योंकि ट्रेड ऑफ खत्म होते जाता है. ठीक है. डायग्राम एड्स नो क्लैरिटी, तो डायग्राम नहीं बनाना है. मैथ रिप्लेसेस एक्सप्लेनेशन, तो भी डायग्राम नहीं बनाना है. मतलब इकोनॉमिक्स है या तो थ्योरी में समझानी है, या डायग्राम में समझानी है, या मैथमेटिक्स में समझानी है. तो समझानी थ्योरी है, इकोनॉमिक्स है. इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तीन जरिए हैं उसको समझाने के. आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी. ठीक है. सो वन क्लीन डायग्राम बीट्स 3 मेसी इक्वेशंस. सो इफ इक्वेशंस आर मेसी, डोंट मेक इट, मेक वन क्लीन डायग्राम एंड यू विल गेट मार्क्स. ठीक है. लैंग्वेज की बात कर लेते हैं. प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली बात है, प्रेजेंटेशन इज साइलेंट स्कोरिंग. मैंने आपकी कॉपी उठाई और आपकी हैंडराइटिंग खराब है और मुझे स्क्विंट मतलब आड़ा टेढ़ा मुंह बनाकर देखना पड़ रहा है ना, आपके मार्क्स वहां से लूज हो जाएंगे. इसका मेरा ये कहना नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी ही होनी चाहिए. मेरा ये कहना है कि हैंडराइटिंग पढ़ते बननी चाहिए. अगर मुझे पढ़ने में स्ट्रगल हो रहा है, लेजिबल नहीं है आपकी राइटिंग, तो मुझे मार्क्स देने में भी स्ट्रगल होगा. और उसके आगे पीछे एक सुंदर हैंडराइटिंग वाली कॉपी आ गई तो कंपैरिजन भी हो जाएगा. ह्यूमन टेंडेंसी है. मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर राइटिंग में राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट अगर मैं आपको भी कॉपी दूंगा कि एक ये कॉपी है और दूसरी कॉपी, आपको भी अच्छी हैंड राइटिंग वाली कॉपी पढ़ने में मजा आएगा. तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है जहां पे आप क्लीन हैंड राइटिंग मतलब पढ़ते बने. हेडिंग और स्पेसिंग, बच्चे क्या करते हैं, बिना हेडिंग लिखे पूरे पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ में एक ही पेज लिख दिया. अरे भाई थोड़ा पैराग्राफ छोड़ो, बुलेट पॉइंट्स लिख दो, थोड़ा शॉर्ट पैराग्राफ लिखो, है ना. और फिर आता है लॉजिकल सीक्वेंसिंग. तो जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था आरबीआई के रेपो रेट से कम होने से इन्वेस्टमेंट तक का, वो लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल एक डेली लाइफ से समझते हैं, कोई एक चोर पकड़ा गया तो सीधे उसको फांसी पे नहीं चढ़ा देंगे. वो गिरफ्तार होगा, जेल जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, केस चलेगा, सजा गुजारेगा, फिर शायद छूट जाए. तो एक लॉजिकल फ्लो है. वैसे ही हर चीज का लॉजिकल फ्लो है. टाइम की बात करूं तो आप ये मान के चलो कि 5 मिनट में एक पेज भरना है, तो 20 नंबर का है और 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 100 वर्ड्स मिलते हैं. 100 वर्ड्स में एक पेज आ जाता है. तो 300 मार्क्स के आसपास, 300 वर्ड्स के आसपास आपको मिलेगा. कभी 18 नंबर का होता है, कभी 20 नंबर का होता है. तो वो ये है, पर नेवर एक्सीड टाइम. टाइम लिमिट से ज्यादा मत जाओ, नहीं तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो एक क्वेश्चन को ब्यूटीफाई करने से अच्छा है कि हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें. एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. ठीक है. मान लीजिए आपके पास 5 मिनट का समय बचा है और आपको 2 आंसर्स लिखने हैं. ठीक है. 5 मिनट ही बचे हैं, मतलब आप एक ही पेज लिख सकते हो. तो आप क्या करोगे, क्या एक पेज लिखोगे पूरा और इसको पूरा छोड़ दोगे? दूसरा ऑप्शन, दोनों को आधा आधा लिखोगे. ठीक है. आधा लिखना था, मैं पूरा लिख दिया. ठीक है. दोनों को आपने आधा आधा लिख दिया. अब इसको आपने पूरा लिखा, मान लो इसमें आपको 3 नंबर मिले 5 में से, और इसमें तो 0 ही मिला क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं. पर वहीं दोनों आधा आधा लिखा तो मान लो 2 नंबर मिल गए और इसमें भी 2 नंबर मिल गए. तो एग्रीगेट में आपको इसमें 4 नंबर मिल गए. वहीं इन दोनों को मिलाओ तो 3 नंबर मिले. तो कौन सा बेहतर हुआ? ये बेहतर हुआ. तो मेरा ये कहना है कि किसी भी एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है. जहां ऐसा लगे ये टाइम कंज्यूम कर रहा है, आगे बढ़ जाओ. जब आप एग्जाम 1-2 घंटा लिख लोगे तो आपका दिमाग बहुत खुल जाता है, बहुत डायमेंशंस में सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है. वापस आके उसके पॉइंट्स कंप्लीट कर लेना. क्वेश्चन कम, आंसर बुकलेट तो मिलता ही है वैसे भी. ठीक है. सो रीडेबल आंसर्स स्कोर बेटर. तो ये पूरी कोशिश करनी है कि आपका आंसर रीडेबल हो, पढ़ते बने. ठीक है. फिर आ जाते हैं कॉमन आंसर्स राइटिंग मिस्टेक, जो आपके मार्क्स को किल करते हैं. जो पीडीएफ ई बुक में आपको बता रहा हूं ना, उसमें 12 ऐसी मिस्टेक्स भी लिखी हैं जो अवॉइड करने से आपके मार्क्स बच सकते हैं. अवॉइड दीज एट ऑल कॉस्ट. मतलब पहली चीज है राइटिंग एवरीथिंग यू नो. मुझे जो भी आता है हेरेड होमर मॉडल में मैंने सब लिख दिया, तो जो मुझसे पूछा जा रहा है वो एग्जामिनर छांट लेगा. ऐसा नहीं होता.
जो पूछा जा रहा है उसी को लिखना है। अगर आपसे मैं नाम पूछ रहा हूं तो आपको सिर्फ नाम बताना है, सरनेम तक नहीं बताना। इतना स्पेसिफिक यूपीएससी डिमांड करता है। सेकेंड है इग्नोरिंग अजम्पशंस। अजम्पशन इग्नोर कर दिए। जैसे मैंने मोंडल फ्लेमिंग मॉडल में बोला है कि कैपिटल मोबिलिटी फ्री रहती है। रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। फिर कोई कंक्लूजन नहीं लिखा, आंसर की अब्रप्ट एंडिंग हो गई, क्योंकि या तो आपके पास स्पेस नहीं बचा, या आपके पास टाइम नहीं बचा, या आपके पास कंटेंट ही खत्म हो गया, तो अब्रप्ट एंडिंग कर दी। ओवर यूज ऑफ जार्गन, चीजों को एक्सप्लेन ना करते हुए जार्गन यूज करने लग गए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और पुअर डायग्राम प्लेसमेंट, प्लेसमेंट पे यहां बोल रहा हूं, मतलब जहां जरूरत नहीं है या जहां जरूरत थी वहां नहीं बनाया, बाद में बनाया, या पहले बनाया, या बनाया तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, सो मोर कंटेंट ऑफन मीन्स लेस मार्क्स। तो इसलिए जो स्पेसिफिक है, जो पूछा जा रहा है वही लिखना है। ऐसा नहीं जो हम पढ़ के आए, क्योंकि हम पढ़ के आए, हमने मेहनत की है, नहीं भी पूछा तो भी लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। सेमेस्टर एग्जाम नहीं चल रहा है, ठीक है। फाइनल टेक अवे देखते हैं। हाउ टॉपर्स राइट, व्हाट टॉप आईएएस कॉपीज हैव इन कॉमन। जितने पास्ट 10-12 साल में टॉपर्स निकले ना, सबकी टेस्ट सीरीज की कॉपीज है। उन कॉपीज को जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है क्या बच्चों ने सेम यही आंसर लिखा है या इससे कम लिखा है, क्योंकि एग्जाम में हमारी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, सोचने की क्षमता, थकान भी होती है। जब हम टेस्ट सीरीज लिख रहे होते हैं तो एक डिफरेंट बॉल गेम होता है। जैसे जब मैं टेस्ट सीरीज लेता हूं, मैं टेस्ट सीरीज लाइव लिखवाता हूं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहती है, पर आपको टाइम पे जुड़ना होता है, अपना कैमरा ऑन करना पड़ता है और आपको टेस्ट मेरे सामने लिखना पड़ता है, तो एग्जाम का पूरा माहौल बनता है। बट फिर भी एक डिफरेंस रहता है। एग्जाम प्रेशर जिसे मैं बोलता हूं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? पहला है क्लियर थिंकिंग। जब माइंड हमारा क्लियर होगा ना, क्योंकि माइंड से ही तो जो चीज आ रही है वो हाथ पे आ रही है और फिर कॉपी पे आ रही है, तो ये तो कुछ सोच नहीं रहा, जो सोच रहा है वो यहां सोच रहा है। थिंकिंग क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट है। अब मर्केंटलिस्ट में क्या प्रॉब्लम थी कि फिजियोक्रेट्स आए, वो ट्रेड की बात करते थे, है ना, ट्रेड से सरप्लस जनरेट करने की। फिजियोक्रेट्स ने कहा नेचुरल ऑर्डर। फिर क्लासिकल ने कहा कि फिजियोक्रेट्स की 2-4 चीजें अच्छी हैं और मर्केंटलिस्ट में ये कमी रह गई। देन क्लासिकल बॉर्न। फिर क्लासिकल 1929 में खत्म हो गए, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन ने उनकी थ्योरी इररिलेवेंट कर दी। देन कीन्स केम, सो कीन्स बॉर्न इन क्राइसिस। बट फिर कीन्स भी फेल हो गया 1970s में, जब सप्लाई साइड प्रॉब्लम आना शुरू हुई, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और फिर मॉनेटरिस्ट, शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी आई। इस तरह से इकोनॉमिक्स डेवलप हुई। तो क्लियर थिंकिंग रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। दूसरा है शार्प स्ट्रक्चर। जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया, शार्प होनी चाहिए। 2 लाइन इंट्रोडक्शन, बॉडी में 5 पॉइंट 4 पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, हर उसमें एक छोटा छोटा डेटा का सोर्स, छोटा डायग्राम, कंक्लूजन, खत्म। देन रेलेवेंट डायग्राम्स जो जरूरी है, ISLM बता रहे हो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से IAS कर कैसे शिफ्ट होगा, आप उसको थ्योरी में तो लिख नहीं सकते, एक छोटा सा डायग्राम बना दो। ऑलवेज रिमेंबर कि जो कैलकुलेटर होता है ना, उसको जरूर लेके जाना, और जब डायग्राम बनाओ तो स्केल जरूर लेके जाना, आपको बहुत इजी होगा। और जिनको कर्व्स बनाने में प्रॉब्लम होती है ना, वो D खरीद लेना, है ना, प्रोटेक्टर या D होता है ना जिससे अपन डिग्रीज नापते हैं, उसको आप खरीद लेना, उससे कर्व्स बहुत इजीली बन जाते हैं। और हमेशा डायग्राम पेन से बनाना। आई होप यू अंडरस्टैंड, पेंसिल के डायग्राम्स थोड़े से वल्नरेबल है। फिर इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, मतलब जो भी हम कोई थ्योरी लिख रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन इकोनॉमिकली निकलना चाहिए। अगर उसका कंक्लूजन नहीं निकल रहा है इकोनॉमिक्स से, तो उसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। सो IAS आंसर्स आर इवेल्युएटेड फॉर क्वालिटी ऑफ थॉट, नॉट क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरा सपोर्ट नंबर है ना, इस सपोर्ट नंबर पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो 7 डेज का हमने सीरीज बनाया, 5 इससे पहले हो चुके हैं, ये 6th है, 7th कल आएगा। तो आई होप यू एंजॉयड द सीरीज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कोई और डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।